Good evening, Jai Hind. So in the last session, we have concluded our Indian geography series, and from today, we are going to start our Indian polity. So the first chapter is going to be about the making of Indian Constitution. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एक हो गया हमारा मोनार्की, हो गया ओलिगार्की, हो गया एरिस्टोक्रेसी, हो गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप, हो गया। तो यहाँ पे हम इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में एक हो जाएगा हमारा मोनार्की। नेक्स्ट यहाँ पे ओलिगार्की। ओलिगार्की के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारा आ जाएगा नेक्स्ट एरिस्टोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कम्युनिज्म। अब मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो किंग और क्वीन होते हैं उनका रूल होता है। तो मोनार्की में हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूल जो होगा वो होगा हमारे किंग या क्वीन का। नेक्स्ट यहाँ पे ओलिगार्की में क्या होता है? जो हमारे वेल्दी क्लास होती है उनका रूल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओलिगार्की में क्या होगा? रूल बाय वेल्दी पीपल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कम्युनिज्म में क्या होगा? वन पार्टी डोमिनेंस। इट इज वन पार्टी डोमिनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी में क्या होगा? हमारा नोबल क्लास का रूल होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा थियोक्रेसी। और एक लास्ट और बचेगा हमारा, दैट इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे जो है हमारी आर्मी का रूल हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो थियोक्रेसी है, यहाँ पे हमारा रिलीजियन के नेम पे रूल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले थे। आज हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको गवर्नमेंट समझना होगा। कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, कितने टाइप्स की सरकारें होती है। तो एक तो होता है हमारा मोनार्की, जहाँ पे हमारा राजा रानी का रूल होता है। तो हमारा पहला क्या हो गया? मोनार्की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? हमारा ओलिगार्की, जहाँ पे जो वेल्दी क्लास होती है जब वो रूल कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में किसका रूल होगा? जो हमारी नोबल क्लास होगी। और कम्युनिज्म में एक पार्टी डोमिनेंस, जिसका एक अच्छे एग्जाम्पल है हमारा चाइना। और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट हमारा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में रूल होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। अब यहाँ पे हमारा इंडिया जो है, क्या इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजियन है? तो नहीं है, वी आर अ सेकुलर स्टेट। बट हम पाकिस्तान की बात करें तो यस, इट इज एन इस्लामिक स्टेट। तो वो कैसा स्टेट है? हमारा थियोक्रेटिक स्टेट हो जाएगा। और लास्ट हमारा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जब आर्मी का रूल हो जाता है। तो दैट्स ऑल, यू कैन टेक अ एसेस ऑफ दिस। Hope you have taken a note of this, so we'll be moving forward. ठीक है, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है अबाउट द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा कि स्टार्ट होता है हमारा बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं उनका एक स्वराज बिल आता है 1895 में। तो बहुत जगह आपको मेंशन नहीं मिलेगा इसके बारे में, बट अगर हमारा ऑप्शन गिवन होता है क्वेश्चन में, देन डेफिनेटली वी हैव टू गो विद द स्वराज बिल। तो सबसे पहले जो आइडिया आता है, इट इज बाय बाल गंगाधर तिलक। इन द ईयर 1895 यहाँ पे आता है एक स्वराज बिल। बाय बाल गंगाधर तिलक, जो कि डिमांड करता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा सेकंड जो होगा वो है हमारा यहाँ पे ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे एक होगा हमारा ईयर 1924।
अब यहाँ पे 1924 में क्या होता है, जो स्वराज पार्टी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इट इज स्वराज पार्टी। सॉरी, ये डिमांड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे आएगा 1934। अब 1934 में हमारा यहाँ पे आ जाते हैं एम एन रॉय, जो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फिर एम एन रॉय के बाद यहाँ पे 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिमांड करती है कि हमें एक फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर हमारी ये जो डिमांड है वो एक्सेप्ट होती है 1940, जो अगस्त ऑफर आता है वहां पे जाके। इन द ईयर 1940 आता है हमारा एक अगस्त ऑफर। और इस अगस्त ऑफर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है, इट गॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समराइज करती हूँ। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती हैं। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया अबाउट दी डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैंने एक्सप्लेन किया 1895 में बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो यहाँ पे एक स्वराज बिल लेके आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले डिमांड होती है हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन बहुत जगह जो है यहाँ पे इस चीज का मेंशन नहीं मिलेगा आपको बुक्स में, और अगर ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द स्वराज बिल वाला आंसर। और अगर नहीं होता है तो फिर इसके बाद हमारा क्या है, स्वराज पार्टी जो है वो सबसे पहले डिमांड करती है यहाँ पे संविधान की, और ये हमारी पहली पार्टी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा 1934 में जो एम एन रॉय होते हैं वो यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम कब डिमांड करती है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन खुद का होना चाहिए इंडिया के लिए, तो वो है हमारा ईयर 1935। और ये डिमांड जाके एक्सेप्ट कब होती है, तो हमारा 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जिसमें हमारा ये जो प्रपोजल था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है, इट गॉट एक्सेप्टेड। लेकिन जो हमारा अगस्त ऑफर होता है वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है, वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। फिर इसके बाद आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, 1940 तक। नेक्स्ट यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। बट इवेंचुअली ये भी हमारा फेल हो जाता है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा हमारा ईयर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसको कैबिनेट मिशन प्लान क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 मेंबर्स होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ये है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो द वेरी फर्स्ट इज दी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स,
दूसरा यहाँ पे होते हैं एवी अलेक्जेंडर। और लास्ट यहाँ पे हमारा जो थर्ड मेंबर होते हैं इट इज पैथिक लॉरेंस। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि जो हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, या डायरेक्ट बोल दो, दो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी सेपरेट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड was not accepted. So you can take a note of this. नेक्स्ट यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हो फॉर द वनडे एग्जामिनेशन, ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, मे भी कभी किसी एग्जाम में पूछ ले, और ये हमारे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया वो मैं समराइज करती हूँ। 1942 में आता है हमारा क्रिप्स प्रपोजल जो कि हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो 3 मेंबर की बॉडी थी ये हमारी कैबिनेट का पार्ट थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी। अब यहाँ पे कौन से 3 मेंबर्स थे? तो हमारा एक तो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो हमारा प्रेसिडेंट है ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, सेकंड है एवी अलेक्जेंडर जो हमारे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, एंड द थर्ड वन इज द पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। और जो कैबिनेट मिशन प्लान है इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज। और यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी हमारे इंडिया के लिए अलग होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अलग होना चाहिए, इट वाज रिजेक्टेड। So that's all. Hope you have taken a note of this. And okay, so now we'll be starting about the composition of constituent assembly. तो जो हमारी constituent assembly का formation हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, it was constituted कब? नवंबर 1946 में।
और किस प्लान के अंदर होती है? अंडर CMP, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट यहाँ पे जो सीट्स एलोकेट होती हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे होती हैं। जो सीट्स एलोकेशन था वो था पॉपुलेशन के बेस पे। जो वोटिंग मेथड है यहाँ पे हमारा, वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। by means of single transferable vote। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर नवंबर 1946। जो हमारे सीट्स का एलोकेशन था वो पॉपुलेशन के बेस पे था। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वोटिंग मेथड यहाँ पे क्या रहता है? इट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज पार्टली इलेक्टेड और पार्टली हमारी नॉमिनेटेड थी। जैसे कि आज हमारा क्या कहते हैं राज्यसभा होगी, राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं? जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे गवर्नर जो है वो नॉमिनेशन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे कुछ मेंबर्स जो थे वो हमारे नॉमिनेटेड जो है वो आएंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से आएंगे? जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स होंगे वहां से आएंगे। और जहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर होगा वहां से डेफिनेटली हमारा जो है यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे। अब जो यहाँ पे मेंबर्स थे वो कैसे थे? हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, क्योंकि उनको हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उन्होंने तो इलेक्ट किया नहीं था। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे कितने थे? 93 थे। बाकी यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे हमारे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, वहां से हमारे कितने आने थे? 292 मेंबर्स आ रहे थे। और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहां से हमारे 4 मेंबर्स आने थे। तो टोटली हमारे कितने हो जाते हैं? 296। और 296 प्लस 93 हमारे कितना होते हैं? टोटल 389 मेंबर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे टोटल 389 मेंबर्स। और ये 389 मेंबर्स कैसे डिवाइडेड थे? इसमें से कुछ हमारे जो है वो इलेक्शन से आ रहे थे, कुछ हमारे नॉमिनेशन से आ रहे थे। अब जो इलेक्शन से आ रहे थे उसमें भी हमें देखने को मिलेगा हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से हमारे 4 आ रहे थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से हमारे जो मेंबर्स आ रहे थे देवर 292।
बाकी जो नॉमिनेशन से आ रहे थे वो हमारे 93 थे, इनको सम अप करेंगे हमें मिलेगा टोटल हमारे 389 मेंबर्स। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट गांधी जी थे? तो याद रखना है गांधी जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So you can take a assess of this. So next we will be moving forward. Okay, so we'll be starting about the working of the Constituent Assembly. अब यहाँ पे वर्किंग में सबसे पहले हमारा जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है वो है हमारा 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग होती है यहाँ पे। अब फर्स्ट मीटिंग में हमारा क्या होगा यहाँ पे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट करना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये हमारे किस प्रैक्टिस को फॉलो करके बनते हैं, तो हमारी जो फ्रेंच प्रैक्टिस जो होती है उसको हमने यहाँ पे फॉलो किया था। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ फ्रेंच प्रैक्टिस में जो यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर था वो हमारा प्रेसिडेंट बनता था। तो उस दिन जो हमारे यहाँ पे 9 दिसंबर को जो ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट, वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ही वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट। फिर इनके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे इलेक्शन से बनते हैं। और यहाँ पे हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट और बनते हैं। एक तो होते हैं एच.सी. मुखर्जी और नेक्स्ट यहाँ पे होते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे नोट करवाती हूँ।
नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 13th ऑफ एक हमारी सेकेंड मीटिंग जो होती है वो 11 दिसंबर को होती है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसको कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। इसको पुट फॉरवर्ड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारा अडॉप्ट कब होता है, आई मीन फाइनलाइज कब होता है? तो ये हमारा हो जाता है 22 जैन 1947 को ये हमारा पास हो जाता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही आज हमारा जो प्रियम्बल है ना उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रियम्बल है। तो इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारा प्रियम्बल है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था हमारा कि 13 दिसंबर जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी लेके आते हैं जो कि हमारा पास होता है ऑन 22 ऑफ जैन 1947। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसी का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारा प्रियम्बल है। बस दैट्स ऑल, इतना ही आपको वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ना है। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं अबाउट द चेंजेस जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, उससे क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। So that's all for today's session. We'll be stopping the session here only and tomorrow we'll be continuing with the changes brought by the Indian independence. Thank you। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।